नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताने जाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है कि केवीएस के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जॉन डीवी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो हैं जॉन डीवी साहब के, वो परीक्षा में आते ही आते हैं, चाहे वो सी-टेट की परीक्षा हो, चाहे केवीएस की परीक्षा हो, चाहे DSSB की परीक्षा हो। तो इसलिए कुछ इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर मैं आज आप लोगों को फोकस कराऊंगा, और साथ ही साथ कुछ और भी जानकारी दूंगा जिससे कि आप लोगों के परीक्षा में आए और परीक्षा में 2-4 नंबर कम से कम आपका सहयोग करे। जॉन डीवी से कम सी-टेट में 2 रहते ही रहते हैं, और केवीएस में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड होते ही हैं। तो ऐसे ही कुछ मेन पॉइंट जो है, विभिन्न पहलू जो हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं आज फोकस करने जा रहा हूं। अभी से ही आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉन डीवी का जीवन परिचय एवं शिक्षा दर्शन, ये उनका अनुक्रम है। जो रचनाएं उन्होंने लिखी है, ये सारी रचनाएं हैं उसमें जॉन डीवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं। जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यचर्या का सिद्धांत, शिक्षण विधि, शिक्षक का दायित्व, अनुशासन, आलोचना, डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, ये सारी रचनाएं जॉन डीवी साहब के द्वारा की गई है। और लाइन बाय लाइन मैं बताऊंगा। सबसे पहले इनके शिक्षा दर्शन की बात करेंगे हम। ये उनका शिक्षा दर्शन है, जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। जॉन डीवी आधुनिक युग का एक महान दार्शनिक थे, शिक्षाविद तथा विचारक भी थे। जॉन डीवी की शिक्षा की अवधारणा व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित है। डीवी का मानना था कि ज्ञान कार्य का परिणाम होता है। उनके अनुसार परिवर्तन विश्व की वास्तविकता है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा अनुभवों की सतत पुनर्संरचना है। शिक्षा के प्रति उनकी मुख्य अवधारणा उसकी पुस्तक जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो 1916 में लिखी गई, लॉजिक 1938 में लिखी गई, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 में ये भी लिखी गई। उनके अनुसार सत्य एक उपकरण है जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। जब समस्याएं बदलती है, सत्य बदलता है, तथा शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। समस्याएं जो होती है बदलती है, सत्य भी बदलता है, लेकिन शाश्वत जो है, जो कि काल्पनिक चीज है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। डीवी के अनुसार परिवर्तन शिक्षा का मौलिक अधिकार है, सिद्धांत है, अधिकार नहीं सिद्धांत है। सत्य व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः व्यक्ति कार्यों एवं प्रयोगों के परिणाम के आधार पर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। विशेष जिक्र किया है कि विद्यालय का वातावरण का निर्माण ऐसे करें जिससे बच्चे का सामाजिक व्यक्तित्व विकसित हो सके, ताकि वह एक उत्तरदायी प्रजातांत्रिक नागरिक बन सके। शिक्षक का व्यक्तित्व एवं कार्य प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय में समानता एवं स्वतंत्रता का महत्व समझाने हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, अपने आप को अभ्यर्थी के समान समझना चाहिए, एक सहपाठी के तौर पे समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि बालक की रुचि बढ़ती है, उसके अंदर जो भी भय नाम की चीज होती है वो निकल जाती है, और वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर सीखना चालू करता है। सीखने में उसे कोई झिझक नहीं होती है अगर एक शिक्षक विद्यार्थी के समान खुद को प्रदर्शित करता है विद्यालय में। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए।
उसे अपने विचार, रुचियों, प्रकृतियों को विद्यार्थी पर नहीं लादना चाहिए। शिक्षक का दायित्व ये भी है कि अपने विचार, अपनी रुचि बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए। जैसे कि कोई कार्य है, उसको करने के लिए दिए हैं, तो अपने हिसाब से अगर सोचेंगे कि तुरंत इसको खत्म कर दे, तो ये चीज कभी नहीं विद्यार्थी को करना चाहिए कि इस कार्य को जल्दी करो और तुमको करना है। बल्कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की रुचि के हिसाब से, बच्चे के विचार के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से विद्यार्थी को, बच्चे को कार्य दे। यहाँ पे आगे उस पॉइंट को भी लिखा गया है, उसे बच्चों की रुचियों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। अतः अध्यापक को लगातार बच्चों की भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक बच्चों को ऐसे कार्य में लगाए जो उसे सोचने और निदान ढूंढने के लिए प्रेरित करता हो। जी हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज का भी जिक्र है कि बच्चे को इस कार्य के लिए आप कहें जिसमें बच्चा करके सीखे, करके सीखना, यहाँ पे इसी चीज को कहा गया है। सब बच्चा ज्यादा सीखता है करके ही, अगर बच्चा खुद से करता है तो वो ज्यादा सीखेगा। इसलिए इस बात को भी कहा गया है कि उसको प्रेरित कीजिए खुद से निदान ढूंढने के लिए। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न होते हैं। जॉन डीवी से जो भी 4 प्रश्न 5 प्रश्न आते हैं उसमें यही सब पॉइंट रहता है। तो ये सारी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर इसको जान गए तो पूरी जो अध्याय होती है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेन पॉइंट जो है आपके लिए विशेष तौर पे मैंने काट के निकाला है। शिक्षण विधि, जॉन डीवी अपनी शिक्षण विधि में निम्न पक्षों पर जोर दिया है। करके सीखना, देखिए यहाँ आ गया। अगर बच्चा स्वयं करके कोई विषय को सीखता है वो तो सीखने में अधिक प्रभावशाली होता है। अध्यापक को यह चाहिए कि जीवन भर जितनी सूचनाओं को उसने संग्रहित किया है वह छात्र के मस्तिष्क में जबरन डाले, वरन ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे कि छात्र स्वयं प्राकृतिक क्षमता एवं गुणों का विकास करने में समर्थ हो। शिक्षक को कभी नहीं चाहिए कि जिसने मतलब एक शिक्षक, एक अध्यापक जो अपनी पूरी लाइफ जो कुछ भी अपने अनुभव से सीखा है जबरदस्ती बच्चे के मस्तिष्क में डाले, बच्चे को जबरदस्ती सिखाए। इस प्रकार का दबाव कभी नहीं अध्यापक को डालना चाहिए, बल्कि उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से बच्चे में विकास करना चाहिए। एकीकरण, बच्चे के जीवन उसकी क्रियाओं एवं पढ़े जाने वाले विषयों में ऐक्य हो। जी हाँ, यहाँ पे बच्चे के जीवन में और वास्तविक जो भी होती है चीजें, वो विद्यालय में जो उसको अनुभव प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ के बताना चाहिए। वास्तविक अगर किसी भी विषय वस्तु को आप वास्तविक जीवन से जोड़ के बताते हैं बच्चे को तो ज्यादा समझेगा। इसी को एकीकरण किया गया है यहाँ पे। सभी विषयों की क्रियाओं के इर्द गिर्द जिससे कि बच्चे अभ्यस्त हैं पढ़ाया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। योजना पद्धति, हालांकि योजना पद्धति जो है किलपैट्रिक को इसका दिया गया है श्रेय, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन डीवी साहब से ही प्रेरित होकर वो योजना पद्धति जो बनी है इन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर बनी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डीवी के विचारों के आधार के बाद ही योजना पद्धति का विकास हुआ, जिसमें छात्रों में उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहयोग तथा सामाजिक भाव का विकास होता है। देखिए यहाँ पे सामाजिक पक्ष, शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति द्वारा जाति की सामूहिक चेतना में भाग लेने से होती है। अतः विद्यालय का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चा समूह की सामाजिक चेतना में भाग ले सके। यह उसके व्यवहार में सुधार लाता है और व्यक्तित्व तथा क्षमता में विकास कर उसकी सामाजिक कुशलता को बढ़ाता है। जी हाँ, बच्चे में जब भी बच्चा अगर समूह में कुछ करता है तो समझिए तो एक तरह से उसमें सामाजिक चेतना का विकास होता है। खेल के मैदान में जो है बच्चा एक समूह में खेलता है या क्लासरूम में समूह में कुछ करता है तो उसमें सामाजिक भाव का, क्षमता का विकास होता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भावी जीवन की तैयारी। प्रयोजनवादी शिक्षा वस्तुतः इस अर्थ में उपयोगी है कि यह व्यक्ति को भावी जीवन हेतु तैयार करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मसंतोष प्राप्त कर सके। भावी जीवन की शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है। ये जो पॉइंट है आप लोग को डीएसबीबी और केबीएस में इससे मिल सकते हैं कुछ प्रश्न। ये आप प्रयोजनवादी शिक्षा वस्तुतः इस अर्थ में उपयोगी है कि यह व्यक्ति को भावी जीवन हेतु तैयार करता है। ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्रश्न बनेगा इस पर। पाठ्यचर्या डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष है, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक पक्ष बच्चे के रुचि एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि निर्धारित किए जाने चाहिए। बच्चे की रुचि को जानने के उपरांत शिक्षा दी जानी चाहिए तथा इनका उपयोग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पाठ्यचर्या के निर्धारण में किया जाना चाहिए। विकास, प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष क्षमता होती है। एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है। जी हाँ, क्लासरूम में सभी बच्चे को एक ही प्रकार के कार्य दिए तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सब कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे की जो क्षमता होती है, क्योंकि क्षमता समान नहीं होती, अलग अलग होती है, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो बच्चे के क्षमता के हिसाब से उसको कार्य देना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है। बच्चे की क्षमता के अनुरूप अध्यापक को विकास को दिशा देनी चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन। प्रयोजनवादी शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं आदर्श को भरना, प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना जिसमें व्यक्ति में भिन्नता न हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो तथा एक दूसरे का सहयोग करने को तत्पर रहे, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने तथा क्षमता का विकास करने का अवसर मिले, व्यक्तियों के मध्य समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सत्य व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः व्यक्ति कार्यों एवं प्रयोगों के परिणाम के आधार पर सिद्धांत को विकसित करता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बच्चे को अपने अनुभव से जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम बनाना। जी हाँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को अपने अनुभवों से जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए सक्षम बनाना। इसीलिए जॉन डीवी साहब ने कहा है कि जो बच्चा करके सीखता है, वो ज्यादा उसका जो मानसिक विकास है बहुत ज्यादा तेजी गति से होगा और कहीं भी वो खुद से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये एक प्रकार से उसके जीवन भर की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाता है, अतः जॉन डीवी को व्यवहारवादी विचारक कहा जाता है। जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में आप जाननाएं के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, कब कब लिखी हैं, इन सारी चीजों को जान लेते हैं। जॉन डीवी ने पुस्तकों, शोध पत्रों एवं निबंधों की रचना की। उनके अनेक कार्य दर्शन से संबंधित है, जैसे कि पहली रचना उनकी जो है द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में लिखे, द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902, हाउ वी थिंक 1910 में लिखे, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन 1913 में लिखे, स्कूल ऑफ टुमारो 1915 में लिखे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में लिखे। ये आप इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा से रिलेटेड है। इसको DSSB और KBS NBS के परीक्षा में पूछी जा सकती है, हालांकि पूछे जाते भी हैं। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट 1922 ईस्वी में, एक्सपीरियंस इन नेचर 1925 ईस्वी में, द क्वेस्ट फॉर स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन 1929 ईस्वी में, सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन 1929 ईस्वी में। चलिए, इन्होंने 1919 में जापान का दौरा किया तथा अगले 2 वर्ष
1919 से 1921 ईस्वी तक चीन में बिताए, जहां वे अध्यापक एवं छात्रों को शिक्षा सुधार हेतु लगातार संबोधित करते रहे। उन्होंने तुर्की की सरकार को राष्ट्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को चलाने में जॉन डीवी की महत्वपूर्ण भूमिका। जॉन डीवी का जन्म 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वालिंगटन में हुआ। विद्यालयी शिक्षा वालिंगटन के सरकारी विद्यालयों में हुआ। इसके उपरांत जॉन डीवी गवर्नमेंट विद्यालय में अध्ययन किया। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली। जॉन डीवी मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 1888 से 89 और मिशिगन विश्वविद्यालय में 1889 से 1894, शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 से 1904 में दर्शन शास्त्र पढ़ाए। 1904 में वो एक कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक वे इस पद पे रहे। जी हाँ, ये थे जॉन डीवी साहब के शिक्षा दर्शन। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े फिलोसफर रहे होंगे जॉन डीवी साहब। हालांकि कुछ चीजें हैं जो याद रखने लायक हैं कि उनका जो जन्म कब हुआ, इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। ये जो पॉइंट है आप लोगों के लिए एकदम हेल्पफुल होने वाला है। ये पॉइंट हेल्पफुल है, ये परीक्षा से संबंधित है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।